हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर युहित गुप्ता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल डाइपोल मोमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू एम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होती है? जब जब हमारा न्यूक्लियस अपनी स्फेरिकल सिमेट्री से कुछ डेविएशन शो करता है, तब यह इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट पिक्चर में आती है। मीन्स अगर हमारा न्यूक्लियस जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, अगर यह स्फेरिकल से थोड़ा बहुत डेविएट करता है, बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, उसकी वजह से उनमें कई बार डेविएशन देखने को मिल जाती है। तो इसे ही हम इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट का नाम देते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस डेविएट करेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू आएगी। मीन्स अगर स्फेरिकल सिमेट्री होगी हमारे न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। अगर थोड़ा सा डेविएशन आएगा तो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन आएगा उसकी स्फेरिकल सिमेट्री से, तो उसकी इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसका यूनिट इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट का मीटर स्क्वायर की फॉर्म में होता है, इसे हमने याद रखना है। और इसकी मेजरमेंट जो होती है वो वान की फॉर्म में होती है। वन वान की वैल्यू होती है 1 वान इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। यह वैल्यू आपको याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या है और इसे किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिस पे ई क्यू एम की वैल्यू डिपेंड करती है। सबसे पहला आता है न्यूक्लियर स्पिन का फैक्टर। देखो, अगर न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 होगी या 1/2 होगी, देन इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट वुड बी 0। अगर न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट फाइनाइट आएगा। इसे हम इस तरह में डिफाइन करते हैं, इसे क्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। एंड इज इक्वल टू 1/e इंटेग्रल 3z² - r² रो dv, वेयर रो इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड dv इज अ वॉल्यूम एलिमेंट। अब देखो, जो हमारा 3z, ये क्या चीज़ है? देखो, अगर हमारा सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस है। तो अगर लेट इज सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड these are denoting the coordinates of the nucleus. x y z are denoting the coordinates. और हमें पता है कि अगर हम स्फीयर का केस लेते हैं, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एंड अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपस में सेम होंगी, तो सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, देन हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3z²। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को हम इसमें सब्सिट्यूट कर लें तो क्वाड्रुपल मोमेंट कितनी आ जाएगी? 0। यहीं कि ये हमने प्रूव कर दिया एक्चुअली कि अगर हमारा न्यूक्लियस जो है अगर स्फेरिकल फॉर्म में होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल मोमेंट 0 आएगी। और अगर इससे थोड़ा सा डेविएशन होगा, मीन्स अगर x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड, देन क्वाड्रुपल मोमेंट 0 नहीं आएगी। अगर 3z² इज़ ग्रेटर देन ऑफ r², मीन्स अगर इसकी वैल्यू इस वाले फैक्टर से ज़्यादा है, देन क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। एंड अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, देन यह हमारे पास प्रोलेट शेप में मिलेगा। एंड इफ 3z² इज़ लेस देन r², देन हमारे पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी एंड यह ओब्लेट शेप में मिलेगा। देखो, क्यू का फॉर्मूला है 1/2 2i - 1 अपॉन i + 1 इंटू क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी 3z² - r² इंटू रो dv। अगर न्यूक्लियर की स्पिन 0 होगी, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और जब स्पिन 0 होगी, मीन्स जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, जिसके कारण उसकी क्या रहेगी? स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी। और हमारी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। एंड 3z² वुड बी r²। एंड इफ़ i की वैल्यू हम 1/2 सब्सिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, देन क्यू की वैल्यू फिर भी क्या आ जाएगी? 0। एंड सपोज अगर हम i की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ जाएगी, विच इज़ ड्यू टू द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। अब i क्या है? i इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर।
अब अगर L चेंज होगा, S चेंज होगा, मीन्स जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन होगा जिसकी वजह से उसकी स्पिन चेंज होगी और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर जिस पे क्वाड्रुपल मोमेंट डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जितना साइज बड़ा होगा किसी भी न्यूक्लियस का, मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा क्यू की वैल्यू होगी। इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू 2/5z a² माइनस v²। यहाँ हमने इसे एक एलिप्सॉइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वेयर 2a इज़ अ साइज ऑफ मेजर एक्सिस एंड 2b इज़ अ साइज ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें क्या पता लग रहा है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा Z होगा उतना ज़्यादा Q होगा, मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस में उतनी ज़्यादा डेविएशन ज़्यादा होगी। वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज जब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तब उसमें रिपल्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रोटॉन्स के बाहर निकलने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस डेविएट कर जाता है अपनी स्फेरिकल शेप से और क्यू की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिख रखा है। थर्ड फैक्टर जिस पे यह डिपेंड करता है वो है डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। अगर हमने क्वांटम मैकेनिकली इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा था ना पहले उसे हमने साई स्टार साई के साथ रिप्लेस कर दिया। अब देखो लार्जेस्ट क्वाड्रुपल मोमेंट, इन तीनों की हमें याद रखनी है, लुटेटियम, Pa एंड 1H2। इनकी वैल्यू कितनी है ये हमने यहाँ पे लिख दी है और इन तीनों की वैल्यू हमने याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लार्जेस्ट क्वाड्रुपल मोमेंट किसकी आएगी, तो वो आएगी लुटेटियम 176 की, और ड्यूट्रॉन की भी कई बार पूछ लेता है तो वो आएगी 2.73 बार। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ए की वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू 4n की फॉर्म में होगी तो वहाँ पे उतना ज़्यादा हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा, और जितना ज़्यादा हीलियम न्यूक्लियस बनेगा पता है हमें कि उस केस में इवन न्यूक्लियाई होगा, 2 प्रोटॉन्स होंगे 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे और स्पिन की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स अगर स्पिन 0 होगी तो क्वाड्रुपल मोमेंट भी 0 हो जाएगी। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, न्यूक्लियर क्लोज्ड शेल में है, न्यूक्लियर शेल मॉडल में है एंड न्यूक्लियर फोर्सेस में है। पैरिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आपके पास्ट के पेपर्स में मिल जाएंगे, चाहे वो मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम हो, और चाहे CSIR नेट या फिर किसी भी स्टेट का टीचिंग का एग्ज़ाम हो। तो पैरिटी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में वो पूछता है। तो अब समझते हैं कि पैरिटी होती क्या है। पैरिटी क्या होती है, जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है चीज़ों में और जो उसकी मिरर इमेज होती है उसे हम पैरिटी कह देते हैं। जो पैरिटी होती है बेसिकली 2 तरह की होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी वो होती है जिसमें पैरिटी लगाने के बाद मतलब उसकी मिरर इमेज भी देखें तो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है। एंड ऑड पैरिटी होती है जिसमें हमारे पास वो रिवर्स हो जाए, लाइक इन दिस फॉर्म वेव फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z एंड s। तो अगर हम इसकी पैरिटी देखें तो इसकी पैरिटी नेगेटिव केस में भी वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास सेम रह रही है, मतलब यहाँ पे भी वेव फंक्शन की वैल्यू प्लस थी और यहाँ पे भी हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू प्लस रह रही है। और अगर हम ऑड पैरिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, वेव फंक्शन रिवर्स हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे एक नेगेटिव लग जाएगा। ऑड फंक्शन जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं ax, अगर इसका x को मैं नेगेटिव x कर दूँ, सपोज ax को हम लिख दें a ऑफ माइनस एक्स, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ a इंटू एक्स, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। एंड bx³ sin x tan x, तो ये हमारे ऑड फंक्शंस हैं। इवन फंक्शंस अगर मैं इसमें x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस भी करूँ तब भी यह सेम ही रह रहा है।
ए एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, बी एक्स रेज टू पावर 4 सेम रहेगा, कॉस ऑफ अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो यह सेम रह रहा है. सो दीज फंक्शंस आर द इवन फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस आर द ऑड फंक्शंस. नाउ अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो हमें पता है कि एक्स की वैल्यू ये होती है, वाई की वैल्यू ये होती है और जेड की वैल्यू ये होती है. इसमें अगर हमने पैरिटी देखनी हो तो आर को आर के साथ रिप्लेस करेंगे, थीटा को पाई माइनस थीटा के साथ और फाई को पाई प्लस फाई के साथ. यह हमने याद रखना है, एग्जाम में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम आर को आर के साथ रिप्लेस करेंगे, थीटा को पाई प्लस थीटा और जेड को माइनस जेड के साथ. अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पैरिटी के बारे में जिन्हें हमें याद रखना है, एग्जाम में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है. सबसे पहला है, अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि इसके ऊपर ना कोई रेडिएशन पड़ रही है और ना ही कोई पार्टिकल इसमें एंटर हो रहा है और ना ही कोई पार्टिकल इसमें से लीव हो रहा है, तो जो उसकी पैरिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है. पैरिटी में कोई चेंज नहीं आता. पैरिटी में चेंज तब आता है अगर ये किसी भी फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस हो या इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ रही हो या कोई पार्टिकल इसमें से निकल रहा हो या एंटर हो रहा हो, तो पैरिटी चेंज हो सकती है. नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट आता है कि इट ऑलवेज अ मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिसिटी की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो पूरा सिस्टम है वो मान लो कि दो हमारे पास पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है. मान लो अगर इसका पैरिटी इवन है और इसका भी पैरिटी इवन है तो इन दोनों की इवन इवन हमारे पास जो टोटल पैरिटी होगी सिस्टम की वो इवन होगी. अगर किसी एक की भी ऑड हुई ना तो ऑड इंटू इवन, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना है. तो टोटल पैरिटी जो हमारी ऑड बन जाएगी यहाँ पे. फोर्थ जो हमारे पास फैक्ट आता है कि पैरिटी कंजर्व किस में रहती है. पैरिटी हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस होते हैं जो हमने स्टडी किए हुए हैं पहले. स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, वीक इंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस. जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती हैं उसमें तो पैरिटी कंजर्व रहती ही रहती है. अगर आप पास्ट पेपर्स उठाकर देखोगे तो आपको इंटरेक्शन के ऊपर पक्का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हमने याद रखना है कि वीक इंटरेक्शन के केसेस में पैरिटी कंजर्व नहीं होती. और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में तो हम बात ही नहीं करते बिकॉज ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन तो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट ही नहीं रहता. बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं मासिव बॉडी की और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात करते हैं बहुत ही स्मॉल मासेस के न्यूक्लियस की. नाउ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है वो आता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ हो तो उसकी हम पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो पैरिटी कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है -1 एल. एल यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा और अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं तो वो एल की वैल्यू हम टोटल समेशन की फॉर्म में ले लेंगे. सपोज कि हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है 1s 2s 2p 3s. ठीक है, तो पहले हम इसमें से l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देखो l s के लिए 0 होता है, 2s के लिए भी 0 होगा, p के लिए 1 होगा और s के लिए अगेन 0 होगा. तो इसका टोटल समेशन ले लेंगे हम 0 + 0 + 1 + 0 = 1. तो हमारे पास जो सिस्टम इस सिस्टम की जो पैरिटी आएगी -1 विच इज़ इक्वल टू -1. तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगी. सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास यह सिस्टम दिया हो तो इसमें से L की वैल्यू देखेंगे 0 0 0 + 0 + 1 + 0 = 2. सो पैरिटी बन जाएगी -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू +1. सो जो पैरिटी होगी वो इवन पैरिटी होगी. अगला जो फैक्ट है वो थोड़ा याद रखने वाला है कि जो पैरिटी होती है पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो या फिर म्यूऑन, तो इनकी पैरिटी हमेशा इवन होती है. और अगर हम फोटॉन्स की बात करें तो इनकी पैरिटी ड्यूल नेचर की होती है बिकॉज ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं. तो इनकी पैरिटी ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है. सपोज़ कि अगर कोई फोटोन जनरेट हुआ है और वो इलेक्ट्रिकल मोड से जनरेट हुआ है तो उसकी पैरिटी होगी -1 एल. और अगर कोई फोटोन जनरेट हुआ है मैग्नेटिक मोड से तो उसकी पैरिटी होगी -1 × L, मतलब उसके साथ एक माइनस और लगा देंगे. नेक्स्ट पैरिटी जो पाई मीज़ोन की होती है वो हमेशा ऑड होती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर सपोज़ कि कोई भी इंट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो, अगर उसमें CPT थ्योरम अप्लाई हो रही है मतलब उसमें चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, पैरिटी ऑपरेटर भी लगा दिया और टाइम रिवर्सल भी लगा दिया और इन तीनों का प्रोडक्ट करके देखा, जब हम प्रोडक्ट करके देखेंगे तो पैरिटी हमेशा कंजर्व रहेगी.
इसके बाद है हमारे पास कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स ओनली इफ द पैरिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कब होगी, एक स्टेट से हायर स्टेट में वो कब जाएगा, जब उसमें पैरिटी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सपोज़ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस से पी में जाएगा तो इसमें एल की वैल्यू, यहाँ पे एल की वैल्यू है 0, यहाँ पे एल की वैल्यू है 1, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी। सपोज़ कि अगर हम चाहें कि एस से वो एस में ही चला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो सेम रह रही है और इसी के वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन नहीं होगी। इसे हम लैप्रोट रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, चार्ज, डिस्टेंस, ये सारी हमारे पास इवन पैरिटी की फॉर्म में होती हैं, और जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी हमारे पास ऑड पैरिटी की फॉर्म में होती हैं। और एक बात, जो हमारे पास सूडो वेक्टर्स होते हैं लाइक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनमें भी इवन पैरिटी होती है। तो ऑड पैरिटी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ में होती हैं। सपोज़ कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें वो कह दे कि आपको बताना है कि ऑड पैरिटी किसकी है इनमें से, तो यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वहीं पे आपको ऑड मिलेगा, और जहाँ पे आपको वेक्टर नहीं स्केलर मिल रहा है या सूडो वेक्टर मिल रहा है तो वहाँ पे इवन पैरिटी होगी। तो आपको सूडो वेक्टर्स का भी ध्यान रखना है और स्केलर का भी ध्यान रखना है, वहाँ पे हमारे पास इवन पैरिटी होगी।